आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है और आज हम बात करेंगे बीबीजी रामजी योजना के राज्य स्तरीय जन सम्मेलन की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मसूदा विधानसभा के ग्राम देवमाली में सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए बीबीजी रामजी योजना की शुरुआत की है। वहीं सीएम ने कहा कि इस योजना में पहले श्रमिकों को 100 दिनों की गारंटी थी और अब इस नई योजना में 125 दिनों की मजदूरी की गारंटी है। गांव के विकास के लिए ही बीबीजी रामजी योजना लाई गई है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर व्यक्ति हृदय से आभार व्यक्त करता है और मैं भी करता हूं, क्योंकि राजस्थान के लिए पीएम ने 12,636 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सीएम ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट विजन है उनका और उन्होंने कहा है कि देश को विकसित बनाना है तो हमारे गांव को विकसित बनाना होगा। सीएम ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस पर जुमारी हमला किया। उन्होंने कहा कि ये हाथ का पंजा मत दिखाओ, इसने देश को गंजा कर दिया है। कांग्रेस के राज में नरेगा की स्थिति ऐसी होती थी कि मजदूर को पैसा नहीं मिलता था और पैसा बीच में ही कहीं चला जाता था। पूर्व सरकार और प्रशासन ने इस योजना में कई भ्रष्टाचार किए हैं। जनता के पैसे का उपयोग तो हो नहीं पाया, दुरुपयोग हो रहा था और पहले बेईमानी से ज्यादा चांस होते थे, पहले बेईमानी के ज्यादा चांस होते थे और अब इस योजना में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। वहीं सीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोगों को बरगलाने का काम किया है। इधर कांग्रेस ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने नरेगा में अच्छा काम किया था, नरेगा कांग्रेस की ही देन है। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि बीबीजी रामजी के समर्थन में बीजेपी के दावों में कितना दम है, या ये योजना कितनी बदली है, या सिर्फ नाम बदला है, या इस योजना से कितना भला होगा, मनरेगा से कितनी ज्यादा प्रभावी है ये योजना, सवाल है। सवाल ये भी है कि कांग्रेस बीजेपी पर जो आरोप लगा रही है वो कितने सही हैं। इसी मुद्दे पर होगी हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट। काफी समय से हमारे विधायक वीरेंद्र जी लगातार मेरे से कह रहे थे कि आप मसूदा में आपको आना है। मैंने सोचा कि मेरे दोनों काम हो जाएंगे, क्योंकि एक अच्छा काम इस देवभूमि से पूरे राजस्थान के अंदर प्रारंभ हो रहा है। देश के हमारे कृषि मंत्री जी ने हमारा आंध्र प्रदेश से तिरुपति से प्रारंभ किया है। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज ये काम भगवान देवनारायण के उस स्थान से प्रारंभ हो रहा है जिसकी कृपा अगर सभी पर हो जाए तो वो उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता, वो निहाल कर देते हैं। एक ऐसा कार्य प्रारंभ हुआ है यहां से, आपने देखा होगा मसूदा की धरती से ये बीबीजी रामजी शुभारंभ हो रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी बीबीजी रामजी लाई गई है। गांव के विकास की गंगा बहाने वाली इस योजना को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट विश्वास है कि यदि भारत को विकसित बनाना है तो हमारे गांव को विकसित बनाना पड़ेगा। यदि किसान समृद्ध होगा, यदि श्रमिक सम्मानित होगा, गांव आत्मनिर्भर बनेगा, भारत विश्व की अग्रणी शक्ति बनेगा। क्योंकि विकसित भारत के लिए विकसित ग्रामीण आवश्यक है। मेरे गांव का विकास होगा तो मेरी पंचायत का विकास होगा, मेरी तहसील का विकास होगा, मेरे जिले का विकास होगा, मेरे प्रदेश का विकास होगा और मेरे देश का विकास होगा। यह बीबीजी रामजी योजना इसी सोच का साकार रूप है। यह केवल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि ये रोजगार, जल संरक्षण, आधारभूत संरचना, पारदर्शिता, ग्राम विकास का एक समग्र राष्ट्रीय अभियान है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मसूदा आने पर मुझे करीब 425 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास करने का अवसर भी मिला है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को कि आपने ऐसे एक जनप्रतिनिधि को चुना है जो हमेशा आपकी चिंता करते हैं। हमारे वीरेंद्र कानावत जी आते हैं, कोई ना कोई आते हैं मिलने के लिए और कोई ना कोई एक दो पेपर लेके आते हैं, मेरा ये भी काम हो जाए, मेरा ये भी काम हो जाए। हमेशा आपकी चिंता करने वाले
ऐसे बहुत ही क्षेत्र के प्रति संवेदनशीलता के साथ आप काम करते हैं, ऐसे आपके विधायक हैं। आज के कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की दीदियों को स्वरोजगार और आजीविका के लिए ऋण के चेक वितरित किए हैं, स्कूटी प्रदान किए हैं और प्रधानमंत्री आवास को हमारी माताओं को चाबी सौंपने का काम भी आज हुआ है। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। चलिए प्राइम टाइम डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनीषा सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी सेठी जैदी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ईश भारद्वाज हमारे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमानों का इंडिया न्यूज राजस्थान पर बहुत स्वागत है और प्राइम टाइम डिबेट में भी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ईश भारद्वाज जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। वीबीजी रामजी योजना और मनरेगा, नाम बदला है और काम भी बदला है, ऐसा पक्ष का कहना है। आपकी दृष्टि क्या कहती है? नाम भी बदला है और कुछ काम भी बदला है और सही मायने में देखें तो देश के प्रधानमंत्री का जो दूरगामी विजन है विकसित भारत, उस पे इसको जोड़ा गया है। ये सबसे अच्छी चीज है। मनरेगा के नाम से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के नाम से ये योजना 2005 से चल रही थी, लेकिन 2025 में इसको संसद में विधेयक लाके इसको वीबीजी रामजी के नाम से जो इसको दोबारा से लाया गया है। अब मैं कहूंगा दोबारा से क्योंकि चीजें मिलती जुलती हैं, लेकिन हाँ अच्छी चीज ये है कि अब इसको विकसित भारत के अभियान से जोड़ दिया गया है और इसका जो नाम भी है वो भी काफी अट्रैक्टिव है। राम का नाम भी इसमें जोड़ दिया गया। अब राम के नाम से किसी भी देश के दल को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि राम सबके हैं। इस योजना में राम को जोड़ा गया, अच्छी बात है। और इस पे बहुत पहले भी बहुत सारी चीजें चली, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसमें और उसमें कुछ फर्क है और कुछ प्लस किया गया है, माइनस कुछ नहीं किया गया है। सबसे पहली चीज, उसमें 100 दिन का रोजगार था, इसमें 125 दिन का रोजगार है, 25% ज्यादा दिया गया है। दूसरी चीज, पहले देश में न्यूनतम मजदूरी जो थी ना, वो उसमें भी 10% की बढ़ोतरी की गई है। अब 327 रुपए के करीब न्यूनतम मजदूरी है नरेगा के हिसाब से। ये जो हमारा ये आपके विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन प्रोग्राम आया, उसके हिसाब से मनरेगा में जो थी वो 297 रुपए के करीब थी। वो फर्क इसमें किया गया है। तीसरी चीज मैं कहूंगा कि इसमें किसानों के लिए भी जो प्रावधान किया गया है, किसानों के लिए प्रावधान ये किया गया है जो पहले नहीं था। इसमें किसान 7 दिन की छुट्टी लेके अपने किसान के कार्य भी कर सकते हैं। और पहले एक चीज थी कि अगर 15 दिन काम नहीं मिलता था तो सरकार बेरोजगारी भत्ता देती थी, लेकिन अब काम मिलेगा। और फिर क्या है कि पहले इसको सीमित किया गया था, जैसे गांव में पोखर खोदने हैं, गांव में और कोई पानी की व्यवस्था करनी है, छोटी मोटी सड़कों का काम है। लेकिन अब अगर स्कूल निर्माण हुआ है तो भी नरेगा के लोग उसमें काम कर सकते हैं। नरेगा मैं बोल रहा हूँ, इसको हम बोलेंगे वीबीजी रामजी मिशन में काम कर सकते हैं। और अगर मान के चलिए किसी पुल का निर्माण चल रहा है और कोई काम हो रहा है, उसमें भी लोग काम कर सकते हैं। और इसमें जो एक सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया, इसमें जो फंडिंग की गई है ना, पहले फंडिंग 100% जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती थी, लेकिन अब इसमें केंद्र राज्य संबंधों को ध्यान में रखते हुए 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 40% इसमें स्टेट गवर्नमेंट का है। लेकिन कुछ पूर्ववर्ती राज्यों जैसे कि आपके त्रिपुरा है, असम है, हिमाचल के कुछ राज्य है, सर में ये छूट भी दी गई है कि जहाँ पे राज्यों का स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं हम मानते उस हिसाब से, तो वहां पे केंद्र का योगदान इसमें 90% किया गया है और राज्य का योगदान इसमें 10% किया गया है। तो इसमें कुछ अच्छी चीजें की गई है और उद्देश्य जो इसमें लिया गया है ना, वो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री का और देश का जो विजन इन्होंने 2047 तक विकसित भारत का जो इन्होंने विजन लिया है ना, उस विजन से इस योजना को जोड़ा गया है। क्योंकि किसी भी विजन की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र से होती है, हमारे किसानों से होती है, हमारे मजदूर वर्ग से होती है, तो उसमें इनको पूरी सहभागिता देने का प्रयास किया गया है। तो इस योजना में जो सुधार किए गए हैं वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ प्लस है, माइनस कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा सोचना। बिल्कुल, क्योंकि सरकार भी यही कह रही है और जो चेंजेस हुए हैं ये गुड चेंजेस में गिने जा रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि सब कुछ एक तरफा केंद्र सरकार पे डाल देना सही नहीं है, शायद इसीलिए इस योजना में बदलाव किया गया है, नाम बदला गया है इसका। मनीषा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे।
जब तक स्टेट का कंट्रीब्यूशन नहीं रखा जाता, कोई भी योजना को पूरी पारदर्शी से स्टेट नहीं चलाते, सरकार किसी की भी हो। मान लिया आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों जगह है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी दूसरी सरकार भी होती है। तो जब जेब से पैसा लगता है तो उस योजना की पारदर्शिता और अच्छी हो जाती है। हाँ, ऐसा मेरा बिल्कुल। सोचना। उसमें पारदर्शिता ज़्यादा आती है, बिल्कुल आपने सही कहा। मनीषा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनीषा जी, चर्चा की शुरुआत में आपको शामिल करती हूँ उसमें, जिस तरीके से अभी भारद्वाज जी बोल रहे थे, आपने उनको भी सुना। नाम बदला है आप लोगों ने, सबसे इस पे चर्चा बहुत पहले भी हो चुकी है, लेकिन आज राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई है, तो राजस्थान की जनता को उसका कितना लाभ मिल पाएगा और कब से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, ये भी बताइए, क्योंकि अभी सब कुछ कागजी रूप से था और आज कहीं ना कहीं एक बड़े आयोजन के जरिए शुभारंभ किया गया है। मनीषा जी। जी देखिए तुलसी जी, ये ग्रामीण विकास और रोजगार की गारंटी है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण। आप देख सकते हैं कि इससे ग्रामीणों को, ग्रामीण जो परिवार है उनको रोजगार मिलेगा, साथ साथ में उनकी जो आर्थिक सुरक्षा है वो मजबूत होगी, और उसके साथ में जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है विकसित भारत 2047, उसको मजबूती मिलेगी। उसके साथ साथ जो शुरुआत है वो ग्रामीण से होनी चाहिए। उनका जो विजन है तो वहां से ग्रामीण विकास होगा, जो गरीब है उनका वो हमारा सुदृढ़ होगा, सशक्त होगा। उसी से शुरुआत होते हुए देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहली बात में नाम बदलने की बात पे कहते हैं तो ये बदलाव का नाम नहीं है, ये है सोच, सिस्टम और जो हमारा परिणाम है उसका बदलाव है। और अगर बदलाव की बात करते हैं तो देखिए, एक पार्टी है जो पिछली सरकारें जो रही है वो नाम बदलने में और अपने एक ही परिवार पे का नाम रखने का विश्वास करती थी। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगी कि पहले जो आवास योजना थी उसमें जो पहले ग्रामीण आवास योजना था, उसके बाद में राजीव गांधी जी ने 1985 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी आवास योजना रख दिया। फिर उसके बाद में अप्रैल 2005 में कांग्रेस सरकार ने इसी तरह से ग्रामीण विद्युतीकरण का योजना का नाम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम से रख दिया। तो ये वाला जो काम है नाम बदलने के और एक ही परिवार के नाम से, आप देख सकते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय पर्व है वो एक ही उन्हीं के जन्म दिनांक और इसी पे रखे गए हैं। तो देखिए ये काम वो करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का विश्वास है, उन्होंने क्या किया है, उनका जो आप देखिए कि वो नामकरण नहीं करते, उसको सेवा से जोड़ते हैं। जैसे राजभवन का नाम लोक भवन किया गया, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया, जो रेस कोर्स रोड है उसका नाम लोक कल्याण मार्ग किया गया, और प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ नाम से किया गया। अब आप ये देख सकते हैं कि इस तरह के जो एक परिवार के नाम के नामकरण की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल यहाँ पे गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा जो कहते हैं कि प्रावधान, साथ साथ में इसके अंदर जो ग्रामीणों को के विकास के लिए उनकी आर्थिक जो उसको सुदृढ़ करने के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार जो पहले होता था, जिस तरह से मनरेगा का जो भ्रष्टाचार था उसको खत्म करने के लिए यहाँ पे डीबीटी के माध्यम से सीधा आप ये देख सकते हैं। उसके साथ में बायोमेट्रिक का भी प्रावधान किया। बाकी तो देखिए ईश भारद्वाज जी ने बताया है, मैं उसके आगे का ही आपको बताना चाह रही हूँ। आप देखिए डीबीटी के माध्यम से जो भ्रष्टाचार खत्म होगा, जो पहले की सरकारें जो हमारी बात कर सकते हैं हम, जो नरेगा में जो काम होते थे जिनका कोई भी एक तरह से कोई भी इंफ्रा नहीं था, कोई भी हम दिखा नहीं सकते कि कौन सा काम होता था, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी विजन के साथ में हम देख सकते हैं प्लानिंग, प्रोजेक्शन और मॉनिटरिंग की एक बहुत अच्छी इसमें रूपरेखा बनाई गई है। और बहुत ही अच्छे से हम देख सकते हैं कि रोजगार, विकास, ग्रामीण जो कल्याण है और उसके साथ साथ में ग्रामीण परिसंपत्तियां, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है वो बहुत ही अच्छी है। हम देख सकते हैं कि इसकी निगरानी में भी, अब मैंने जिस तरह से कहा कि प्लानिंग, प्रोजेक्शन और मॉनिटरिंग की बात की गई है, तो वहां पे निगरानी के लिए एक परिषद बनाई गई है जिसकी उच्च स्तरीय परिषद समिति के स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। 100 से बढ़कर काम 125 दिन दिया गया है और 60 दिन किसानों को परेशानी ना हो, किसानों को काम में मजदूरी के लिए परेशानी ना हो, उसके लिए उनको रियायत दी गई है। उसके साथ में बहुत अच्छी बात है कि काम में जो देरी होगी तो उसके लिए भत्ता होगा, और अगर भुगतान में देरी होगी तो उसके लिए मुआवजा होगा।
जो कि आप देखिए कि सुनिश्चित किया गया है, डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके खाते में पहुंचेगा, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, इतनी पारदर्शिता के साथ में ये जो योजना है, इसमें देखिए कि गरीबों के लिए, ग्रामीण विकास के लिए सीधी तरह से दी गई है। विशेष वर्गों को इसमें रंगीन कार्ड मिलेंगे। विशेष वर्ग में महिला है, ट्रांसजेंडर है, जो हमारे एक तरह से बुजुर्ग हैं, जो 60 वर्ष के अधिक उम्र के हैं, दिव्यांग हैं, जो हमारे कमजोर जनजातीय समूह से हैं, तो उन सबके लिए एक रंगीन कार्ड बनेगा जिसमें उनके लिए भी रियायतें हैं। और 5 से सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, एक माँ होने के नाते देखिए सभी माओं के लिए होता है कि उनके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उन 5 जो कहते हैं कि अगर 5 बच्चे हैं, 5 से अधिक बच्चे होंगे तो उनके लिए वहां पे उनकी देखभाल के लिए एक अलग महिला जो मजदूर है वो रखी जाएगी, जो कि उनकी देखभाल करेगी। तो अब देखिए यहाँ पे इतनी ज्यादा तरीके से पारदर्शिता, विकास तो है ही, बाकी इतना अच्छे से सबका ख्याल रखा गया है। और इसमें किसानों की, जिस तरह से मैंने बताया कि उनको भी परेशानी ना हो, गरीबों को परेशानी ना हो, रोजगार सब तक पहुंच पाए, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बिल्कुल व्यवस्थाएं हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ठीक है मनीषा जी, आपके पास दोबारा भी आऊंगी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मीनाक्षी सेठी जैदी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हमारी योजनाओं का ही ये नाम परिवर्तन कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मनरेगा हमारी देन है, कांग्रेस की देन है। तो अगर कांग्रेस की देन है मनरेगा, ठीक है, इसको अभी वर्तमान की जो सरकार है उन्होंने परिवर्तित करके वीबीजी रामजी योजना कर दिया है, तो इसका मतलब कांग्रेस इस बात को स्वीकार करती है कि पहले मनरेगा के तहत जो अनियमितताएं सामने आई हैं, जो धांधलियां हुई हैं, या फिर जो भी आरोप लगे थे उस दौरान, वो सभी चीजें कांग्रेस स्वीकार करती है। मीनाक्षी जी, देखिए, इसमें स्वीकार करने लायक कोई बात नहीं है, और ये सबको ही पता है कि मनरेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड और राइट टू वर्क के तहत मनमोहन सिंह जी द्वारा किया गया एक अनूठा प्रयास था, जिसको कि वर्ल्ड बैंक ने भी सराहा था, क्योंकि इसके जरिए जो फाइनेंशियल इंक्लूजन था ये बहुत ज्यादा हुआ था और 20 करोड़ लोगों को लगभग इसमें रोजगार मिल रहा था। 20 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित हो रहे थे। हमारी जो पूरी इकॉनमी है, उस इकॉनमी में इससे डिमांड जनरेट हो रही थी। आप देखिए कि जब भी कोई बजट आने वाला होता था तो हमारी जो 2 सर्वोच्च व्यापारिक संस्थाएं हैं, चाहे वो CII हो या फिक्की हो, वो या जाके फाइनेंस मिनिस्टर से ये आग्रह करती थी कि आप जो मनरेगा की मजदूरी है वो बढ़ा दीजिए, क्योंकि मनरेगा की मजदूरी बढ़ने से सीधा सीधा डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन और बाकी सारी चीजें बढ़ती है। अब मैं कुछ जवाब देना चाहूंगी हमारे पूर्व के 2 वक्ताओं का, ईश भारद्वाज जी का और मनीषा सिंह जी का। तो सबसे पहले, क्योंकि ईश जी बोले थे, तो ईश जी ने कहा कि इसमें कुछ प्लस ही हुआ है, माइनस नहीं हुआ। तो मैं बताती हूं इसमें क्या माइनस हुआ है। इसमें माइनस हुआ है ग्राम सभा का अधिकार, इसमें माइनस हुआ है सरपंचों का अधिकार, इसमें माइनस हुआ है लोकल। ईश भारद्वाज जी, देखिए समय बोलने दीजिए। मैंने आप सभी को इसलिए शुरुआत में सभी को बराबर और जरूरत से ज्यादा का समय दिया है ताकि जब चर्चा हो जाए पहले आप अपनी बात रख लीजिए। मीनाक्षी जी को मत इंटरप्ट करिए। होते नहीं है, हाँ, खुद इनके पास कोई फैक्ट होते नहीं है। जब कोई दूसरा फैक्ट रखता है तो ये उसको बीच में टोकने लगते हैं। आप बोलिए मीनाक्षी जी। हाँ, तो मैं कह रही हूँ इसमें माइनस हुए हैं उनके अधिकार। ये अधिकार सब छीन के अब सेंट्रलाइज्ड हो गए। अब केंद्र में बैठी हुई सरकार ये तय करेगी कि कौन सा काम होगा, कौन सा काम नहीं होगा। और जहां तक ईश जी ने बात की फंडिंग की, कि फंडिंग 90-10 से कम करके 60-40 कर दी है, तो मैं बता दूं कि राज्यों की वित्तीय हालात GST आने के बाद से वैसे ही बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। मैं खुद एक टैक्सेशन ऑफिसर रही हूं, तो मुझे पता है कि सरकारों की वित्तीय जो स्थिति है वो कितनी नाजुक बनी हुई है। उसमें वो 10% हिस्सा होता था वही लगाने में उनको जोर आ रहा था, तो अब उनको 40% लगाना पड़ेगा, तो वो इस स्कीम को चला ही नहीं पाएंगे। तो जब वो इस स्कीम को चला ही नहीं पाएंगे तो
कैसे हम 100 की जगह 125 दिन का रोजगार देंगे? अभी तक जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसमें जो एवरेज रोजगार आ रहा था वो 45 दिन का आ रहा था। जब 100 दिन का प्रावधान था तभी हम 100 दिन का नहीं दे पा रहे थे, तो अब 125 दिन का अचानक से कहां पे आ जाएगा? उसकी बजट की भी मैं बिल्कुल डिटेल में आंकड़े आपको प्रस्तुत करूंगी कि कैसे कैसे बजट कितना चाहिए और कितने का प्रावधान किया गया है। अब मनीषा जी ने एक बात की थी कि गारंटी दी गई है, तो मैं बताऊं कि जो लीगल राइट था उसको गारंटी में बदल दिया। जो मनरेगा था उसमें एक लीगल राइट मिला हुआ था, उसको हमने गारंटी में बदल दिया। जो कि आप जानते हो कि राइट बड़ी चीज होता है और गारंटी छोटी चीज होती है। फिर मनीषा जी ने बात की डीबीटी की, तो डीबीटी का भी मैं आपको बता दूं कि 1/1/2013 को डीबीटी को लागू करने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्हीं के कार्यकाल में ये डीबीटी हुई। और जहां तक नाम बदलने की है, नाम बदलने में महारत सिर्फ और सिर्फ हमारी सत्तारूढ़ जो अभी पार्टी है उनको हासिल है। कभी वो किसी गांव का नाम बदल देते हैं, कभी किसी शहर का नाम बदल देते हैं और कभी किसी स्कीम का नाम बदल देते हैं। मैं कहूंगी नाम बदलने से कुछ नहीं होता, नीयत साफ होनी चाहिए। और नीयत होनी चाहिए कि हम एक आम व्यक्ति को, आम नागरिक को क्या रोजगार देंगे, आम नागरिक के अधिकार कैसे सुरक्षित करेंगे। वो बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप चाहे वो डेमोक्रेसी इंडेक्स देख लीजिए, चाहे पॉवर्टी गैप इंडेक्स देख लीजिए, तमाम जितने भी इंडेक्स इंटरनेशनल हैं उन सब में हमारी हालत बद से बदतर होती जा रही है। और जहां तक हमारे देश के अंदर जो सर्वे करवाने की बात होती है या हमारे सेंसस करवाने की बात हो रही है, वो सब डाटा मैनिपुलेट किया जा रहा है। चाहे वो एनएफएचएस के सर्वे का डाटा हो, उसमें से 30 अभी जो लेटेस्ट एनएफएचएस 6 के डाटा आए हैं उसमें से 30 इंडिकेटर के तो डाटा ही छुपा लिए। तो ये काम करती है बीजेपी। हमारे यहाँ पे टोटल ट्रांसपेरेंसी होती थी, यहाँ पे उस ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। और जो राइट थे, राइट सारे के सारे खत्म कर दिए गए हैं, आरटीआई को खोखला कर दिया। अब आज जो कल 1 जुलाई से ये वीबीजी ग्राम जी चालू होगी, उसने हमारा जो राइट टू वर्क था उसको बिल्कुल खत्म करके एक गारंटी का रूप दे दिया। इसको इन्होंने कहा है कि हम विकास से जोड़ेंगे और उसमें एम्प्लॉयमेंट बाय प्रोडक्ट निकलेगा, जबकि पहले ये था कि एम्प्लॉयमेंट उसमें बहुत जरूरी था। और एम्प्लॉयमेंट क्योंकि किसी को भी 2 वक्त की रोटी मिलना, रोजी रोटी मिलना, वो सबसे जरूरी काम होता है, वो हो रहा था। और उसके साथ साथ विकास के काम भी हो रहे थे। ग्राम के अंदर आप जाके देखिए, जो जितने भी गांव थे वहां के लोग मिलके ये डिसाइड करते थे कि हमें यहाँ पानी के टांके की जरूरत है, हमें यहाँ पे जो कनेक्टिंग सड़कें हैं उनको बनाने की जरूरत है या और कोई जरूरत है, उसके हिसाब से काम का तय किया जाता था। लेकिन वो सारी चीजें इन्होंने अब खत्म कर दी। और उसमें अभी एक और बात ईश जी ने कही थी कि 60 दिन की छुट्टी। अब 60 दिन की जो छुट्टी है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फेनोमेना है। इसमें अगर आप लेबर के आंकड़े देखेंगे ना, तो कहीं भी ऐसा नहीं था कि मनरेगा की वजह से कृषि कार्यों के लिए लेबर की कमी आ रही है। लेकिन क्योंकि हमें बड़े पूंजीपति अब आ रहे हैं कृषि के अंदर, उनको कृषि का जब पीरियड होगा उसमें हमें सस्ते मजदूर मुहैया करवाने थे, तो हमने 60 दिन की उसमें जिसे कहते हैं कि छुट्टी दे दी। तो अब 365 में से 60 दिन तो हमने वैसे ही कम कर दिए, 305 दिन बचे हैं इफेक्टिव। उसमें से ये कह रहे हैं हम 125 का देंगे, जब 365 दिन में 40-45 दिन का मिल रहा था, तो अब भी 125 दिन का कैसे मिलेगा, वो तो ये लोग ही समझा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए वो चीज़ें सामने आएंगी तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर भी होंगी। और सरकार ने कहा भी है कि पारदर्शिता इस बार पूरी रहेगी। एक जवाब देते हुए आपने मीनाक्षी जी एक बात कही, मीनाक्षी जी मैं एक बात बोल दूं फिर उस पर जवाब मैं लेती हूँ। मीनाक्षी जी एक बात आपने कही कि ये जो मनरेगा योजना है ये संविधान के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने की थी। तो जब संविधान की देन है ये योजना, तो फिर कांग्रेस इस पर एक तरफा अधिकार की बात क्यों कह रही है, बार बार क्रेडिट क्यों लेना चाहती कांग्रेस? एक सवाल तो ये भी हो गया, इस पर मैं जवाब लूंगी आपसे। लेकिन पहले जिस तरीके से आपने सवाल पूछा उसका मैं मनीषा जी से
ले लेना चाहूंगी जवाब। मनीषा जी देखिए, अभी आपने सुना मीनाक्षी जी को, एक सवाल इसमें, जैसा उन्होंने बताया कि 125 दिन की बात है, तो राजस्थान की बात आपको पता ही है, राजस्थान की ही बात कर लेते हैं पूरे देश को अभी छोड़ करके, क्योंकि राजस्थान के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। तो राजस्थान में रोजगार का क्या दर है और बेरोजगारी कितनी है, आपको वो भली भांति पता है। तो ऐसे में 125 दिन का रोजगार आपको लगता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं या जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके लिए सफिशिएंट है, बावजूद इसके जब 60 और 40 का रेशियो रखा गया है? और वो रोजगार कहाँ से आएगा, एक सवाल ये भी है मनीषा जी। जी जी तुलसी जी, सबसे पहले तो जो मीनाक्षी जी ने कही 2-3 बातें, मैं उनके जवाब जरूर देना लेकिन छोटे छोटे भी करिएगा ताकि सबको समय मिल जाए। जी, डीबीटी की बात की थी इन्होंने कि मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, तो इनकी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा अपार भ्रष्टाचार था, जिसका भी मैं आपको बताना चाहूंगी, ब्यौरा उसका देना चाहूंगी। और एक इन्होंने 60 दिन की बात की थी, 60 दिन इन्हीं के शरद पवार जी थे जिन्होंने कहा था कि बुआई और कटाई के समय मजदूरों की कमी हो जाती है, तो इस दिन कार्य के विराम की घोषणा राज्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा है ये, अगर इनकी जानकारी में नहीं है तो मैं इनको जरूर बताना चाहूंगी। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, डीबीटी के माध्यम से भ्रष्टाचार खत्म हो, तो फिर क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? आप ये देख सकते हैं कि 29 अप्रैल 2013 साइकिल पंक्चर वाले के नाम से 40 लाख का भुगतान है दिखाया गया, इनके रजिस्टर भरे पड़े भ्रष्टाचार से। ये लोग चाहते ही नहीं कि पारदर्शिता से काम हो। इन लोगों ने, आप देखिए कि आप ये देखिए कि ना 10,51,000 शिकायतें दर्ज है मनरेगा के नाम से, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की। तो इन लोगों ने 93 वर्ष के लोगों के नाम लिख के रजिस्टर में, और उनके नाम पे इन्होंने पैसा बना रखा है। क्या इन्होंने, कहते ना, एक तरह से इन्होंने एक सीमा पार कर दी थी भ्रष्टाचार की। मनरेगा के नाम से इतने ज्यादा भ्रष्टाचार किए थे जिसकी कोई हद नहीं थी। अब देखती, इन लोगों ने इसको बनाए रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की जेबें भरी, और इतने सारे इसमें भ्रष्टाचार है। मैं आपको बताऊं कि इसमें भुगतान 11 करोड़ के काम का भुगतान है। बहुत सारे ऐसे जो डेट्स के हिसाब से मेरे पास में, मैंने आपको 29 अप्रैल 2013 का बताया, मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ कि जो 93 वर्ष की मैंने बताया, 1,55,000 से अधिक फर्जी कार्ड थे इनके, 1,55 करोड़ से अधिक फर्जी कार्ड बना रखे थे। क्या डीबीटी की बात करते हैं ये, क्या आप पारदर्शिता की बात करते हैं? भ्रष्टाचार तो इन्होंने अपार किया है। इन्हीं के नेता 60 दिनों की बात कर रहे हैं और उसको ये लोग नकार रहे हैं। अब बात करते हैं हम कि आप ये देख सकते हैं कि अभी रोजगार में जो जिस तरह से हमारे जो शिवराज चौहान जी मंत्री जी हैं, उन्होंने जो आप देख सकते हैं कि जो राशि है वो प्रोवाइड करवाने का काम किया है। वीबीजी राम जी की बात करते हैं। आप ये देखिए कि इनके समय गड्ढे, इनकी जो स्कीम थी वो गड्ढे खोदने और गड्ढे भरने की मात्र स्कीम बन के रह गई थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर जल संरक्षण की बात यहाँ पे की जा रही है, जो उद्देश्य है, जो ग्रामीण विकास के तौर पे विकसित भारत 2047 के तौर पे जो इंफ्रा डेवलप करने की बात है, इंफ्रा कहाँ था इनका? सिर्फ एक गड्ढे खुदवाते थे, ये अपने आप ही कह रहे हैं कि फैसले होते थे, गड्ढे खोदते थे, गड्ढे भर देते थे, और उसी के नाम पे इन्होंने, अब इंफ्रा डेवलप करने की बात हो रही है यहाँ पे। एक पूरी अच्छी तरह से प्लानिंग की बात हो रही है, जो तो इनकी थी नहीं। कभी इन लोगों ने प्लानिंग नहीं की, कभी एग्जीक्यूशन नहीं किया, बस सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के ठप्पे लगाए और कुछ भी नहीं किया। अब ये देखते, जब ग्रामीण ढांचा अगर बनेगा, बुनियादी ढांचा बनेगा, तो ग्रामीणों को ही इसमें फायदा होगा। अगर आजीविका संबंधी अगर कोई अवसंरचना होगी तो ग्रामीणों को ही फायदा होगा। अगर हम जलवायु संबंधित या आपदा प्रबंधन की बात कर लेते हैं तो उन्हीं को फायदा होगा। और ये एक तरह से एक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और बहुत अच्छा इसका एक उदाहरण बन गया है। और अब भ्रष्टाचार, अगर मैं ये कहते हैं कि इनको दिक्कत होती है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कहाँ से आएगा फंड। तो यह देखिए कि अब अगर फंड जहाँ पे अगर प्लानिंग हो रही है, वहां से अगर अप्रूवल भी वहीं से ही आएगा। और आप पारदर्शिता की बात करते हैं, ये डीबीटी इनके समय में थे, लेकिन डीबीटी नहीं हुई। मैं यहाँ पे कह रही हूँ, यहाँ पे जीरो टैगिंग भी हुई है, जोड़ा गया है, बायोमेट्रिक भी जोड़ा गया है। साथ साथ में पारदर्शिता लाने के लिए इन्होंने बहुत सारे ऐसी टूल्स है वो इसमें शामिल किए हैं। तो बहुत ऐसे काम होंगे जो ग्रामीण विकास को तो आगे लेके जाएगा, साथ में जो हमारा गरीब है, जो हमारा मजदूर है, उनको एक तरह से सशक्त करेगा, उनको समृद्ध करेगा। आप
इनकी चीजों में तो आप देखिए कि इन्होंने कभी भ्रष्टाचार को कम करने की बातें नहीं की, कभी पारदर्शिता ठीक है मीनाक्षी जी, बोलिए, कुछ बोलना चाह रही हैं आप? के नाम पे कोई इन्होंने जी कुछ नहीं बिल्कुल। दिखाया। ठीक है, अभी ये ठीक क्या है। है, एक ही लाइन को 4 बार कह देने थे से या एक झूठ को 100 बार बोल देने से वो झूठ सच नहीं हो जाता। जो मनीषा जी अभी बोले जा रही है उनके बार बार बोलने देखिए, से एक ही बात को ये घुमा फिरा के कई बार बोल रही है। भ्रष्टाचार था या नहीं? आप मीनाक्षी एक बार जी, आपकी मेरी बात पूरी हो गई मनीषा जी, अब भ्रष्टाचार मुझे था बोलने या नहीं? दीजिए। आप उस भ्रष्टाचार के ऊपर बताइए जो मैंने कहा है, 93 वर्ष के जो कार्ड बने हुए थे उसके ऊपर आप बताइए। मुझे आप बोलने ले दीजिए। हाँ, बिल्कुल बोलिए, आप बताइए, इसका जरूर जवाब दीजिएगा आप। आपसे तुलसी जी ने स्पेसिफिक मेरे क्वेश्चन के आंसर्स दिए, पूछे थे, आपने उनके आंसर्स तो दिए नहीं, आप गोलमोल बातें कर रही हो। अब जो आपने क्वेश्चंस उठाए हैं मैं उनके आंसर देती हूँ। आपने पारदर्शिता की बात की कि इसमें पारदर्शिता रहेगी। पारदर्शिता तो आपकी सरकार की नीति नहीं है। आपने आरटीआई का डीपीडीपी एक्ट लाके बिल्कुल गला घोट दिया है। और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हो कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ मनरेगा के अंदर, आप कभी गांव में गई हैं क्या? आप चलिए मेरे साथ पश्चिमी राजस्थान में, मैं दिखाती हूं आपको कैसे मनरेगा के साथ विकास हुआ है, कैसे वहां पे टांके बने हैं, कैसे वहां पे कनेक्ट रोड बनी है। और आप कह रही है कि जो प्लानिंग करेंगे वही फंड्स लेके आएंगे। उसकी हकीकत मैं बताती हूं आपको। अभी जो बजट आया था 26-27 का, उससे पहले मनरेगा को चेंज करके वीबीजी ग्राम जी हो गया था। तो वहां पे जो प्रावधान किया गया है बजट के अंदर, वो किया गया 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है उस। और अगर हम आज की तारीख में अगर हम मनरेगा की साइट पे जाके देखें तो 7.7 करोड़ एक्टिव जॉब कार्ड्स हैं। अगर हम उनको 125 दिन का रोजगार दें, और जो रोज मजदूरी का रेट आज बढ़ाने की बात इन्होंने की है कि हम 327 रुपए देंगे, अगर हम 327 रुपए से 7.7 करोड़ एक्टिव जॉब कार्ड को 125 दिन का रोजगार देते हैं, और वो भी मैं सिर्फ 9 महीने के आंकड़े लूंगी क्योंकि 1 जुलाई से हमने ये चालू की है और ये चलेगी 31 मार्च तक। तो 9 महीनों के आंकड़े अगर हम लेते हैं तो प्रोपोर्शनेटली पैसा चाहिए 2.75 करोड़, जबकि हमने प्रोविजन कितना किया है? सिर्फ 95 करोड़ रुपए का। तो आप बताइए साल के बीच में कहां से बजट आएगा? 1.25 लाख की करोड़ की बात हुई थी मीनाक्षी जी, और हमारे राजस्थान को कितना मिला? आप बजट खोल के पढ़िए, आप बजट खोल के ही पढ़ रही नहीं, आप अपनी नॉलेज अपडेट कीजिए। से 1.25 लाख करोड़ की मैं बताती हूँ ना 1.25 कैसे कह रहे हो आप। 95,692 करोड़ यूनियन बजट के अंदर है, और जो 40% हिस्सा स्टेट्स लगाएंगी उनको मिला के 1.25 करोड़ का ये बता रहे हैं, 1,25,00,000 करोड़ वही ना। हाँ, तो मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ। आप बता रही हो कि टोटल का प्रोविजन नहीं किया है। और जहां तक स्टेट्स की बात है, टोटल तो उन्हीं को मिलेगा ना। नहीं, स्टेट्स की बात है। जो आप 95,000, जो बाकी 45,000 बता रही है वो स्टेट्स देंगी। स्टेट्स की फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ही खराब है, वो मैं इससे पहले भी निवेदन कर चुकी हूँ। स्टेट्स के पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो इस योजना के लिए इतना पैसा और लेके आए। और जब हम डेमोक्रेसी में बात करते हैं, हम लोकतंत्र में बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो लोकतंत्र है उसमें एक कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है जिसमें सबसे राय मशवरा करके कोई नया कानून लेकर आया जाता है। तो किसी स्टेट से तो पूछा ही नहीं कि पहले आपको 100% मिलता था या 90-10 मिलता था, अब आप 60-40 देने के लिए तैयार हो क्या? किसी भी एक स्टेट के साथ कंसल्टेटिव प्रोसीजर अडॉप्ट किया ही नहीं गया। और जो एक पब्लिक के उसके लिए डिस्क्लोजर के लिए, आपको ट्रांसपेरेंसी के लिए किसी भी एक्ट को, हमारा एक एक्ट बना हुआ है उसके तहत वेबसाइट पे डाल के पब्लिक के ओपिनियन लेने होते हैं, वो ओपिनियन लेना इन लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि इनको आनन फानन में कोई भी एक्ट है वो पारित करना होता है। इनको डिबेट करवानी नहीं, इनको उस पर चर्चा करवानी नहीं, क्योंकि चर्चा करवाएंगे तो चर्चा करवाने में फिर बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं, और लेकिन वो चीजें तो ये करना नहीं चाहते। तो ये पारदर्शिता की बात करना इनके मुंह से बिल्कुल शोभा नहीं देता। ठीक है, आप दोनों ने बिल्कुल जिस तरीके से बोली है बात अपनी, ईश भारद्वाज इस बात को सुन रहे होंगे। ईश भारद्वाज जी, देखिए जिस तरीके से बात की जा रही है, तो क्या वीबीजी राम जी योजना या मनरेगा ये मजदूरों के विकास, देश के विकास से ज्यादा अब एक राजनीतिक का मुद्दा बन चुका है? देखिए, मैं पहले तो कुछ चीजें करेक्ट करना चाहूंगा। मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र को बिलोंग करता हूँ।
और मनरेगा में जितना भ्रष्टाचार था, पश्चिमी राजस्थान में जो हमारी बहन जी अभी कह रही थी, कुछ जगह हो सकता है काम हुआ हो, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में सरपंचों की कमाई का अगर काम था तो वो मनरेगा के अंदर था। परिवार के एक आदमी काम करता था, 10 लोगों की उसके अंदर एंट्री होती थी मास्टर में। और काम क्या होता था मेनली, जो 60 दिन के रोजगार की जो बात होती थी, वो काम क्या होता था, बारिश से पहले इधर उधर के जो एरिया थे, पहाड़ी एरिया, जमीनों में गड्ढे खोद दिए जाते थे और नहीं खोदे जाते थे। जैसी बारिश होती थी वो गड्ढे ऑटोमेटिक भर जाते थे। ठीक है साहब, अब इसका कोई नहीं बचता था कि हमने काम किया कि नहीं किया, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं था, आप ऑडिट ही नहीं करा सकते। फिर कैश पैसा दिया जाता, मस्ट्रोल के माध्यम से पैसा दिया जाता था, वो बहुत फर्जीवाड़ा उसके अंदर था, ये बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी। और रहा स्टेटों की आर्थिक स्थिति, तो मैं बहन जी को कहना चाहूंगा, ना तो राजस्थान स्टेट की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि जो पैसा ना लगा पाए। राजस्थान में इस समय जबरदस्त डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, आर्थिक स्थिति हमारी खराब नहीं है। और किसी गवर्नमेंट के टाइम में खराब रही हो या राजस्थान के अलावा कहीं पे खराब हो तो मैं उसके लिए नहीं कहता। और वो भी मैंने ऐसे ऐसे राज्य भी देखे हैं अभी साल 6 महीने के अंदर, जहाँ कई कांग्रेस शासित राज्य थे, जहाँ पे सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं बचा था उस पीरियड में। तो ऐसे कुछ राज्यों की स्थिति ऐसी हो सकती है, लेकिन उसमें ये प्रावधान भी किया गया है, जो अरुणाचल प्रदेश इधर के जो राज्य हैं, कुछ पूर्ववर्ती राज्य हैं, वहां पे सरकार पैसा 10% ले रही है स्टेट से। तो ये चीज भी मैं इस तथ्य को नहीं मानता आपके को। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए आपने बहुत सारी चीजें कही, लेकिन सरपंचों की भूमिका, ग्राम पंचायतों की जो भूमिका थी ना, वो आज भी केंद्र बिंदु में है, पहले भी थी। लेकिन अच्छी चीज अब क्या हुई है, अगर हम तथ्यात्मक तरीके से देखें, जो मैंने आपको कहा फर्जी जॉब कार्ड वाली स्थिति थी, अब पैसा डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है। फर्जी मस्ट्रोल की जो स्थिति वो खत्म हो गई है, एक एक बंदे की ऑडिट उसके अंदर होती है। फर्जीवाड़ा अब भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता फर्जीवाड़ा तो होता है, लेकिन अब आटे में नमक हो सकता है, पहले नमक में आटा था, वो स्थिति थी। और आप बहन जी ने वो भी देखा होगा, सीएजी और संसदीय समितियों ने कई बार इस चीज पे परिसंपत्तियों की गुणवत्ता और निगरानी पे सवाल उठाए थे, रिपोर्टों भी उन्होंने भेजी थी, और उसमें यही चीज साबित हुई थी कि ये इस योजना में हाई लेवल का फर्जीवाड़ा हो रहा है। और फिर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम विकसित भारत की तरफ जाना चाह रहे हैं और हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमने रोजगार का इसमें जो समय का प्रावधान सरकार ने दिया है वो अच्छा दिया है, समय बढ़ाया है इसके अंदर में। और दूसरी बात यह है कि पहले कुछ जगह ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों में टांके बनाने में उपयोग होता होगा, लेकिन आज जो अगर हम नरेगा के माध्यम से, जो ये वीबीजी राम जी जो स्कीम आई है, इसके माध्यम से जब हम उन लोगों की पूर्ण सहभागिता रोजगार दे रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा, इतना पैसा अब सरकार दे रही है, सेंटर भी स्टेट भी, तो क्यों ना उनको ज्यादा से ज्यादा दिन मजदूरी वहां पे कन्वर्ट करके दी जाए। तो वो तो एट लास्ट रोजगार देना हमारा उद्देश्य है ना। अब वो चाहे वीजी राम जी के माध्यम से मिले या वो किसी दूसरे तरीके से मिले, लेकिन अगर हम इस माध्यम को बड़े प्रोजेक्टों लेकिन में इस भारद्वाज जी देखिए एक सवाल बना हुआ है ना, मैंने यही सवाल मनीषा जी से भी पूछा था, तो कोई एक सटीक जवाब मिला नहीं। 125 दिन का रोजगार क्या पर्याप्त है? आप खुद सोचिए, 125 दिन वो रोजगार करेगा, उसके बाद क्या? और मजदूरों का ऐसा कुछ है नहीं, इस भारद्वाज जी कंप्लीट कर लूं मैं, कि हर महीने उनको बंधी हुई सैलरी मिल रही है। आप इस चीज को समझ रहे होंगे जी। देखिए जो इन्होंने कैलकुलेशन बताई, इतना बजट है, इस हिसाब से इतना रोजगार देना है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। लेकिन बजट समय समय पे बढ़ाए भी जाते हैं, अगर वो बजट उपयोग होगा तो बजट को बढ़ाएगी भी सरकार। ऐसा थोड़ी है सरकार नहीं बढ़ाएगी, सेंटर के पास पैसे की कमी थोड़ी है, ना स्टेटों के पास पैसे की कमी है। और हम ये कहें कि स्टेट बिल्कुल भूखे हो गए, उनके पास पैसा नहीं है, तो ये हमारी गलतफहमी है। राजस्थान बहुत संपन्नता की तरफ बढ़ रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, ना किसी एम्प्लॉय की सैलरी आज तक रोकी गई, ना सैलरियां लेट दी गई। और ऐसा पूर्ववर्ती सरकारों में हुआ है कि सैलरियां 3-3 महीने में भी दी गई हैं। यानी कि इस बार इस भारद्वाज जी और मनीषा जी, आप दोनों से बस हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, बस हाँ या ना। यानी कि इस बार जो धांधलियां पहले हुई हैं मनरेगा के तहत, इस बार जो नाम बदला है तो काम भी बदलेगा, और जो धांधली या अनियमितताएं पहले थी वो इस बार वाले में नहीं रहेंगी, वो वीबीजी राम जी में नहीं रहेंगी। जो धांधलियां या अनियमितताएं मनरेगा में थी, या जो पैसे मिलने में, वेतन मिलने में जो दिक्कत होती थी मजदूरों को, काम करने के बाद भी उनको पैसे नहीं मिल पाते थे। ईश भारद्वाज जी।
अब ऐसा नहीं होगा, 99% नहीं होगा, 1% कहीं भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अब पैसा सीधा अकाउंटों में जा रहा है। फर्जी मास्टरोल भरने की जो प्रथा है ना, वो काफी कुछ अंकुश लग गया है, क्योंकि सब चीजें आजकल डिजिटल होने लगी है। बिल्कुल। मनीषा जी। जी तुलसी जी, इन्हीं के आ रही मीनाक्षी जी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 100 रुपए हम इसी वीबी राम जी पे ही उंगली मतलब करते हुए कि 100 रुपए भेजते हैं, 85 रुपए पता नहीं कहाँ जाते हैं और नीचे तक जाके सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। तो वो खुद अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये किसी के चिल्ला देने से सच नहीं बदलता। इतना चिल्ला के जिस तरह से मीनाक्षी जी बता रही थी, ये उसका मतलब अपने किए गए अपनी जो पार्टी की सरकार है उनके किए गए जो भ्रष्टाचार है उसको छुपाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि समय भी कम है हमारे पास, बस। और आप ये देखिए नहीं, लेकिन बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म होगा। डीबीटी के माध्यम से सीधे जिनको लाभ मिलना चाहिए वहां लाभ मिलेगा। इनकी तरह नहीं कि बिचौले, इनकी जो बोलेरो वाले सरपंच और जितनी बोलेरो हर ग्राम में वो थी, वो खत्म होगा। उस तरह की जो सरपंच जिस तरह से बीच में जो खत्म हो रहा था, जो गरीबों का हक था वो मारा जा रहा था, वो नहीं होगा। तो ये निश्चिंत रहिए, मैं बिल्कुल इसमें विश्वास दिलाती हूँ कि इस तरह के काम नहीं होंगे। ठीक है मीनाक्षी जी। जो मनरेगा में हुए थे। ठीक है मीनाक्षी जी। देखिए तुलसी जी, बहुत ही क्विकली आपके जो दोनों आपने बीजेपी के जो 2 लोग बिठा रखे हैं उनके सवालों का जवाब दूंगी। एक तो ये अभी मनीषा जी एक राजनीतिक विश्लेषक है मीनाक्षी जी। आप गलत आरोप न लगाएं, जो बात सही होगी वही कही जाएगी। चलिए ठीक है, मैं अपनी चीजों को राजनीतिक विश्लेषण। ठीक है देखिए समय कम है, समझिए बात को बोल लेने दीजिए। विरोध करते हैं ये लोग, विरोध की राजनीति करते हैं। देखिए आखिरी के 2 मिनट हमारे पास है, बाद इनको बात पूरी करने दीजिए। बोलिए मीनाक्षी जी, बोलिए। मनीषा जी ने बहुत ही असंसदीय भाषा का प्रयोग किया जब इन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी जी का एक कथन यहाँ पे दिया, तो इनको ऐसी असंसदीय भाषा का प्रयोग संसदीय भाषा का प्रयोग किया। मीनाक्षी जी ये बताइए, उंगली वाला मुहावरा याद कर लीजिए, आपने क्या बोला था, वो संसदीय भाषा है। आप रिवाइंड करके देखिएगा, आप रिवाइंड। समय कम है मीनाक्षी, बात कंप्लीट कर लीजिए। अगर उन्होंने बोला होगा तो वो उस बात को स्वीकार कर लेंगे। आप बोलिए। हाँ, भी उंगली उठाते हैं। हाँ, और जो अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी बोल रहे थे कि एक परिवार के 10 लोगों के नाम होते थे, अगर एक परिवार के 10 लोगों के ही नाम अगर उसमें होते तो 45 दिन का ही एवरेज रोजगार नहीं आता। और जो ये कहते हैं ना कि बारिश होने से पहले खड्डे खोद दिए जाते थे, तो मैं इनको बता दूं ईश जी, उसको वाटर रिचार्ज करना कहते हैं। उससे ग्राउंड वाटर होता है वो रिचार्ज होता है। लेकिन वो बाद में भी कंटिन्यू होता है, वो बढ़ते नहीं है। अभी भी ऐसा बहुत सारी जगह हुआ है जिसमें तो वो रिचार्ज के लिए जरूरी होता है। अगर वो रिचार्ज नहीं होता तो राजस्थान में ग्राउंड वाटर लेवल कब का नीचे चला जाता। हम राजस्थान में रहते हैं, पानी की महत्ता समझिए आप। समय बिल्कुल कम है, मैं आपके लिए होता था। और आर्थिक स्थिति, एक बात और जाते जाते कहूंगी कि ये कह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत ठीक है। मैं सरकारी सिस्टम से जुड़ी हुई हूं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी किसी भी सरकारी कर्मचारी को सरेंडर लीव लेने पे अघोषित रोक लगी हुई है। जो कोई रिटायर हो जाता है उसको पेंशन का पैसा टाइम में नहीं मिल रहा। तो आप जाके प्लीज आज ईश जी, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आगे भी आपको बैठना पड़ेगा, तो प्लीज आंकड़े देख लीजिएगा कि हमारा फिस्कल डेफिशिएट, हमारा ऋण कितना बढ़ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप सभी का, आप तीनों का भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में आज के लिए इतना है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।